हेलो गाइस, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिवांश। गाइस, क्या टॉपिक के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। दिस टॉपिक एंड दिस सेशन आई एम अपलोडिंग एज इट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर समथिंग इजी फॉर देयर सिबलिंग्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th। सो गाइस, फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। टुडे वी विल बी कवरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, मेथड टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड फाइनली द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, कुछ चीजें हमारे दिमाग में फटाफट से आना शुरू हो जाती हैं और उनमें सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और फटाक से जैसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है दिमाग में आ जाता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में और क्या आता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इसके आगे चले तो दैट इज कुकिंग और डाइजेशन ऑफ फूड। अगर थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो ये एक एग्जांपल भी काफी कॉमनली हमने देखा है और दिमाग में भी आता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब गाइस, अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें और इनमें कॉमन चीजें निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। किस तरह से बनेगी? तो अगर हम इन सब में कॉमन देखें तो इनमें सबसे पहली कॉमन चीज क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू। फॉर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू, दैट इज जैसे हम यहां पे देख रहे हैं मिल्क से क्या बन रहा है? कर्ड बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन गया। आयरन की जब रस्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है? आयरन इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, बट जब इसकी रस्टिंग होगी तो आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज होने लग जाती है। आयरन की लेयर, आयरन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर लेयर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लेकिंग। ठीक है। अगर हम इसके आगे की बात करें, कुकिंग और डाइजेशन ऑफ द फूड, इनमें भी नए सब्सटेंस बन रहे हैं और यहां पे तो खैर दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन रहा है? एक नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज H2O मॉलिक्यूल। और हम लोग इनमें कॉमन क्या देख सकते हैं? हम और कॉमन देखने वाली चीज ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू थिंग इज एंटायरली डिफरेंट। जो भी नई चीज बनी है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एंटायरली डिफरेंट होगी। किस तरह से होगी? देखिए, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस है जो जलती है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि क्या करती है? कंबस्शन में सपोर्ट करती है। बट जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जलेगा तो हम ये बोलेंगे कि इससे क्या बनने वाला है? H2O बनेगा। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। और H2O कैसे काम करता है? एज ए फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। सिमिलरली अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन टू इट्स सरफेस। तो देखिए, प्रॉपर्टी बदल गई है। प्रॉपर्टी बदलने के साथ में क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस भी फॉर्मुलेट हो रहा है। अगर इसके आगे की बात करें तो हम ये लोग ये बोल सकते हैं कि सच चेंजेस आर यूजुअली परमानेंट। यूजुअली ये चेंजेस सारे क्या होंगे? परमानेंट होंगे। जैसे एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप कर्ड को वापस किस में कन्वर्ट कर दो? मिल्क में कन्वर्ट कर दो, नहीं कर सकते। H2O बनाए, उसको फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना क्या होगा? समवॉट डिफिकल्ट प्रोसेस होंगे। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं? हमारे लिए परमानेंट होते हैं। अगर इसके आगे की हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ चेंज। अब चेंज तो आएगा, किस चीज में आ सकता है? देयर इज अ चेंज ईदर इन स्टेट और इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, और देयर इज अ चेंज इन कलर, और देयर इज अ चेंज इन टेक्सचर ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। तो इनिशियल जो भी सब्सटेंस हम काम में लेते हैं, जब भी वो केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो उसके बाद में उसमें कौन सी चीज में चेंज आ सकता है? उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, उस इनिशियल सब्सटेंस का कलर और टेक्सचर भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। बट विच थिंग इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, विच विल ऑलवेज अकर, दैट इज
चेंज इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। किसके कंपैरिजन में, इनिशियल सब्सटेंस के कंपैरिजन में। अब चलिए एक छोटी सी चीज और है जो हमें ध्यान रखनी है, दैट वेन एवर देर इज ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो देर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से मतलब क्या है, देखो यहां पे आप रिएक्शन किसकी करवा रहे हो, हाइड्रोजन की, जो क्या था हमारे लिए H2 गैस था। ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हो, वो क्या था, O2 गैस। तो इनिशियली जब हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था तो इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कनेक्टेड थे और 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड थे। बट जब रिएक्शन खत्म हुई तो उस केस में बना क्या, वाटर मॉलिक्यूल बना, जिसमें एक ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, 2 हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। बट ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन, तो जो भी कुछ होगा प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, कभी भी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सच एज अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो भी स्पीशी बनेगी, इस स्पीशी के अंदर आने वाले एटम इन दोनों चीजों से ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप रिएक्शन करवा के CO2 बना दो, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज CO2 बनने के लिए कहीं पे कार्बन का एटम होना एसेंशियल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली a process that involves the chemical change, and with this change there is a formation of new substance with entirely different properties. Such processes are usually permanent, which cannot be reversed by changing the cause of the by removing the cause of the change। ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टेट में चेंज आ जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कलर, टेक्सचर, कॉमन चीजें होती है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा, मॉलिक्यूल का कंपोजिशन चेंज होगा। और चेंज किस तरह से होगा, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम से होगा। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय अ रिएक्टेंट, बाय द प्रोडक्ट, एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक की तरफ है, दैट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट, तो the substance which participates in a chemical reaction, such as जब हम बोलते हैं conversion of milk into कर्ड, तो मिल्क क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोलूं मिल्क टू इनटू कर्ड, तो मिल्क उसमें क्या रहेगा, हमारे लिए रिएक्टेंट रहेगा। कर्ड क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे रिएक्टेंट कितने हो गए, 2, दैट इज द हाइड्रोजन एज वेल एज द ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट इज वाटर मॉलिक्यूल। अगर अब इसके आगे की बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो बोली जाती है वर्ड इक्वेशन, और इसी का ही दूसरा पार्ट होता है सिंबल इक्वेशन। अब इनका मीनिंग क्या है, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या लिख देते हो, नाम लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। और जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड द फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंबल इक्वेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वर्ड इक्वेशन में हमें क्या लिखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम लिखने। बट जब हम बात करेंगे सिंबल इक्वेशन की तो हमें इसमें एलिमेंट के सिंबल और मॉलिक्यूल के क्या लिखने, फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। अब हम बात करें केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए इन अ केमिकल रिएक्शन what we do, there are 2 parts of the chemical equation, that is the left hand side and right hand side। left hand side और right hand side के बीच में क्या लगा होता है, arrow which points और which is directed from LHS to RHS side। अब LHS जो होता है यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, reactant। so the substance that participate in a chemical reaction are called as the reactant, and reactants are always written in the left hand side। In right hand side the substance which are formed,
during a chemical reaction known as the product are written. The reactant and the product also have एरो डायरेक्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो ये बताता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। इन केस द रिएक्टेंट इज मोर देन वन, वी यूज a plus sign between them. In case product is one more than one, then we use plus sign between them. तो जैसे हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन टू फॉर्म दी वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहें तो वर्ड इक्वेशन में हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम सीधे सीधे नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन पहला रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट, और इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब अगर इसी को मैं सिंबल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो H2 रिएक्ट्स विथ O2 दैट इज प्लस O2 गिव्स H2O। अगर यहां पे दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाते, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाते, तो जितनी भी बार रिएक्टेंट बदलेगा और प्रोडक्ट्स बदलते जाएंगे, हम उनके बीच में कौन सा सिंबल यूज करने वाले, प्लस साइन को यूज करने वाले। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलो गाइज नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और ये देखते हैं किस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज को डेवलप कर सकते हैं। उसमें जाने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए, हमें क्यों समझना जरूरी है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें वो सीधा सीधा क्या कर दे, फॉर्मूला दे दे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। हो सकता है कि वो आपको क्या दे, एक वर्ड प्रॉब्लम दे, तो पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, वर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वर्ड इक्वेशन से आपको फॉर्मूला डिराइव करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी बैलेंस्ड। सो गाइस चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, हाउ वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ द वेरियस कंपाउंड। Now let's discuss how we can write down the formula of a compound। और कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए what does it mean by the ions and what are the types of ions we have। तो अगर हम बात करें ions की, तो ions की अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, these are the charged species having one or more atom। तो सारी चार्ज स्पीशी जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्या हो, एटम्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ये हम लोग पहले से पढ़ के आते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसे हम क्या बोल देते हैं, कैटायन बोल देते हैं। और जब हमारे पास में किसी भी स्पीशी के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, तो कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, नेगेटिव, और उसे हम क्या बोल देते हैं, एनायन बोल देते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आयंस। फर्स्ट इज positively charged ion, that is known as cations, and second हम ये बोल सकते हैं कि there are negatively charged ion which are formed by gain of electron and these are known as anions। अब जो cations होंगे ये हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, and how we are going to create the formula, this method we have also learned already in class 9, so let's revise it एट अ फास्टर पेस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कैटायंस, तो कैटायंस में हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। देखिए कैटायंस की अगर बात करें तो चार्ज पॉजिटिव होगा, कितना पॉजिटिव हो सकता है, +1 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, +2 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, +3 भी हो सकता है। अगर हम +1 की बात करें तो जैसे H+, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। अगर मैं यहां पे लिख दूं Na+, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे लिए, सोडियम आयन। अगर मैं यहां पे लिख दूं K+, दैट इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम आयन। ठीक है, अगर हम इसके आगे और कुछ डिस्कस करें तो NH4+, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे, दैट इज अमोनियम आयन। अब अगर हम +2 की बात करें तो +2 चार्ज वाले कौन कौन से कैटायंस हमारे पास में होंगे, पहला होगा हमारे पास में Mg। Mg पे चार्ज कौन सा रहेगा, +2, इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन। और हम यहां पे क्या ले सकते हैं, Ca+2 दैट इज कैल्शियम आयन, और हम ले सकते हैं Ba+2 दैट इज बेरियम आयन। +3 की बात करें तो +3 में हमारे पास में आयन कौन सा रहेगा, Al+3 दैट इज एल्यूमिनियम आयन, एंड Cr+3 दैट इज नोन एज क्रोमियम आयन। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास में कुछ कैटायंस होते हैं जिनकी चार्ज क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब किस तरह से होगा, अगर मैं आपसे बोलूं Fe,
तो Fe एक ऐसा एटम है जो +2 का चार्ज भी एक्वायर कर सकता है और +3 का चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। जब हम बात करते हैं आयरन में, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि Fe+2 वाला है या Fe+3 वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करेगा, इस तरह से बुक में लिखा मिलेगा, आयरन ब्रैकेट में लिखा है 2, दैट मीन्स आपको कौन सा आयरन लेना है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा +2, या फिर आपको क्या लिखा मिलेगा आयरन 3, दैट मीन्स आपको कौन सा लेना है Fe+3 को काम में लेना है। इसके अलावा आयरन जो होता है इसका जो लैटिन नेम होता है, द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम। अब देखिए छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आपके पास में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिसमें एक हायर होगा और एक लोअर होगा। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, अस यूज करते हैं एज अ सफिक्स, और जो हमारे पास में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके लिए हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे, एक यूज करेंगे। तो या तो आपको लिखा मिलेगा आयरन 2 या आपको क्या लिखा मिलेगा फेरस। अस किसके लिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास ऐसा आयन जो कितने चार्ज को ले सकता है, दो तरह के चार्ज को ले सकता है। जो हायर चार्ज होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं एक, और जो लोअर वाला चार्ज होगा उसके लिए क्या लगाएंगे अस, और किसके साथ लगाएंगे उसके लैटिन नेम के साथ लगाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आयरन 2 का दूसरा नाम क्या हो सकता है फेरस, और आयरन 3 का दूसरा नाम क्या हो सकता है फेरिक हो सकता है। अब अगर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले तो आयरन की तरह हमारे पास में और क्या होता है Cu होता है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं कॉपर, और कॉपर के लैटिन नेम की बात करें तो इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रस। अब सॉरी, इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, आई एम रियली सॉरी, तो इसका लैटिन नेम होगा क्यूप्रम। अब इसके पास में चार्ज कौन सा रहेगा +1 का और +2 का। तो अब आपको या तो लिखा मिलेगा कॉपर 1 या मिलेगा कॉपर 2। अब अगर आपको उसका केमिकल फॉर्म में जाना है तो आपको क्या लिखा मिलेगा क्यूप्रस इसके लिए और क्यूप्रिक इसके लिए। अगर इसी तरह से हम आगे चले तो देखिए हमारे पास में एक और एलिमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं लेड, और लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम। अब लेड की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 एंड +4। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। Fe+2+3 में मिलेगा, कॉपर +1+2 में मिलेगा, लेड +2 और +4 में मिलेगा। तो लेड का कॉमन नेम होता है प्लम्बम। अब आपको क्या बोला है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको इसमें क्या लगाना है अस, तो इसका नाम आप क्या लिख देंगे प्लम्बस, और हायर के लिए क्या लिख देंगे प्लम्बिक। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक और एलिमेंट है दैट इज Sn। Sn भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन, सॉरी Sn भी +2 और +4 का चार्ज लेके चलेगा। और जब Sn की हम बात कर रहे हैं तो Sn का कॉमन नेम होता है स्टेनम। तो स्टेनम से आप क्या लिख सकते हैं स्टेनस और स्टेनिक। तो आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। ये चार्ज वाली जो चार्ट है ये आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगा बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। लेट्स डिस्कस द एनायंस व्हिच इज द काउंटर पार्ट ऑफ द कैटायन। और कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनेगा हमारे पास में मॉलिक्यूल बनेगा। तो चलिए बात करते हैं एनायंस की। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होंगी, कौन सा चार्ज हो सकता है -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, या फिर -3 हो सकता है। अगर हम एनायन की बात करें तो -1 में कौन कौन आएगा, सबसे कॉमन होगा F-, इसे हम क्या बोलते हैं फ्लोराइड आयन। अगर बात करेंगे नेक्स्ट दैट इज नोन एज क्लोराइड आयन। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास में Br- दैट इज ब्रोमाइड आयन। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कैसे पता चलेगा, इनके नाम के पीछे कैरेक्टरिस्टिक सफिक्स आते हैं, सच एज आइड आएगा, आइट आएगा या एट आएगा। आगे की बात करें तो I-, ये होता है आयोडीन, तो आयोडाइड आयन। अगर इसके आगे की बात करेंगे तो दैट इज OH-, हाइड्रोक्साइड आयन। और काफी इंपॉर्टेंट है आगे के दो एनायन दैट इज HCO3- एंड HSO4-। तो जब आपसे बोला जाता है HCO3- तो इसे हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट कॉमनली, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसके नेक्स्ट की बात करें तो इसे भी हम बोलेंगे बाई सल्फेट, या इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। और दो छोटी सी और चीजें हैं -1 में दैट इज NO3-।
NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन और NO2 माइनस होता है नाइट्राइट आयन। तो देखिए जब ऑक्सीजन मैक्सिमम था तो हमने क्या लगाया 8 और एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या लगा दिया इसमें 8। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। तो दीज आर ऑल अबाउट द -1 चार्ज। अब अगर हम बात करें -2 वाले एनायंस की तो -2 में देखिए हमने अभी देखा कि H पे कौन सा चार्ज होता है +1। अगर मैं यहां से एक प्लस हटाऊंगा तो यहां पे एक माइनस क्या करेगा बढ़ेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पहला एग्जांपल CO3 2-, इसे हम बोलते हैं कौन सा आयन कार्बोनेट। यहां से एक H+ को और हटा दो तो ये बन जाएगा SO4 2-, इसे हम क्या बोलेंगे सल्फेट आयन बोलेंगे। अब यहां पे एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट एनायन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज O2-। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2 और इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्साइड आयन। और लास्ट में अगर हम बात करें -3 की तो -3 में हमारे पास में क्या रहेगा PO4 3-, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट आयन। और इसमें से एक ऑक्सीजन और अगर कम करें तो 8 की जगह क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, दैट इज PO3 3-, और ये हो जाएगा हमारे लिए फॉस्फाइट आयन। नाउ गाइज ये हम लोग पहले से पढ़ के आए कि हम क्या करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं, चार्ज को क्या कर देते हैं क्रॉस करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाते हैं नए नए आयंस मिलते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट जिससे हमें क्या मिलते हैं नए नए कंपाउंड्स मिलते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग सम ऑफ द कंपाउंड, देन विल जंप इनटू द बैलेंसिंग। ये फॉर्मूलाज बनाते हैं कुछ अलग अलग कंपाउंड के। तो देखिए आपको पहले मैं एक बार बेसिक प्रोसेस जो आप पढ़ के आए वो करके दिखा रहा हूं, देन विल डू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो पहले आपसे बोल रहे हैं किसको बनाना है, किसका फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। अब मुझे पता है एल्यूमिनियम का आयन कौन सा होगा Al+3, नाइट्रेट का आयन कौन सा होगा NO3-। अब माइनस का मतलब क्या, इस पे चार्ज कौन सा है -1। अब हम क्या करने वाले हैं इनको क्रॉस करवाने वाले हैं। बस क्रॉस कराते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे उन चार्जेस का कोई रोल नहीं आएगा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई रोल नहीं आएगा। जो नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को ही क्या करें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। तो यहां पे हम लिख देंगे AlNO3 होल थ्राइस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na पे प्लस बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3- +1 -1 क्रॉस कराएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं NaHCO3। अब देखिए फेरस क्लोराइड तो आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 और +3, लोअर वाली को हम क्या बोलते हैं अस। तो यहां पे आएगा Fe+2 क्लोराइड क्रॉस कराएंगे तो -1 क्रॉस होगा 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा FeCl2। फेरिक क्लोराइड, अब Fe कौन सी स्टेट में पड़ा है +3 में और यहां पे कौन सा चार्ज है -1 क्रॉस कराओगे क्या बनेगा FeCl3। तो गाइज आई होप दीज पार्ट्स यू हैव ऑलरेडी डन एंड दिस इज क्लियर टू यू। अगर नेक्स्ट की हम बात करें इसमें तो देखिए अब किसी भी फॉर्मूले से हम लोग एटम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं AlNO3 होल थ्राइस तो हम इसमें बोलेंगे कि इसमें एल्यूमिनियम का कितना एटम है 1 एटम, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के कितने एटम, देखिए पूरा होल एक पूरा ग्रुप है, इसके बाहर 3 लगाए तो नाइट्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें 3 एटम्स। ऑक्सीजन के पहले से 3 थे, अब किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब कोई पूछ ले टोटल एटम कितने, आप इनको क्या करो सम कर दो, दैट वुड इक्वेट टू 13 एटम। क्या होता अगर मैंने आपको कुछ इस तरह से लिख के दिया होता 2 टाइम्स ऑफ H2। अब 2 टाइम्स का मतलब क्या है, आपके पास H2O के कितने मॉलिक्यूल्स पड़े 2 लगा, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल है 2। यहां पे आप काउंट करो, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन होता है 2, तो 2 में कितना हो जाएगा हाइड्रोजन इज इक्वल टू दी 4 एटम्स। ऑक्सीजन की बात करोगे कितने हो जाएंगे 2 एटम्स। अगर मैं इसके आगे मान लीजिए 5 लगा देता तो इसका मतलब क्या है कि AlNO3 होल थ्राइस या एल्यूमिनियम नाइट्रेट के मेरे पास में कितने मॉलिक्यूल पड़े 5 मॉलिक्यूल है, एक के अंदर कितना एल्यूमिनियम होता है 1, तो 5 में कितना हो जाएगा 5। नटशेल में आपको करना क्या है, यहां पे जो एलिमेंट एटम्स के नंबर्स होंगे उनको क्या करना है बाहर दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। सो गाइज लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द balancing the chemical equation, and before to that we will learn rules to remember before balancing a chemical equation.
चलो बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमें पहले ये समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड या और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते LHS RHS में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें, केस 1 की बात कर रहे हैं, यहां पे रिएक्टेंट लिखा है H2 प्लस साइन O2, तो हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे आप चेक करो, देखो यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, इस साइड में भी कितने हैं, 2, यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, यहां पे कितना है, 1 एटम है। दैट मींस इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जब हम बैलेंसिंग में जाएंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है, काफी बार जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे 2 लगा देंगे, जो कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। आप कभी भी बैलेंसिंग करते हुए ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी फॉर्मूले के सबस्क्रिप्ट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इज अलाउड व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इन दी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये चेंज करेंगे तो यहां पे कंपाउंड क्या बन रहा था, H2O, और आपने उसको क्या बना दिया, H2O2, विच इज एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या नहीं करना है, देखिए काफी बार ये होता है कि हम जब इक्वेशन को बैलेंस करना जाते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, H2O लिखा है, हम बीच में क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ये प्रोसेस भी क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। हमें ये प्रोसेस भी यूज नहीं करना है। नटशेल में जब हमें कोई इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन में जो भी चीजें दे रखी हैं उनके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। काफी लोग क्या करेंगे, अब वैसे मेथड जो मैं बता रहा हूं वो सही है, बट एज पर दी गाइडलाइंस अलाउड नहीं होता है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन का यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2, यहां पे कितना है, 1, तो आप 2 को किस में कन्वर्ट करो, 1 में। किस तरह से कन्वर्ट करो, आप इसके आगे कोफिशिएंट लगा दो हाफ, तो पहले कितने एटम थे, 2 एटम्स, अब कितना हो गया, 1। बट इस तरह से किसी भी रिएक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट में छोड़ना अलाउड नहीं होता। तो हम यहां से एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। तो आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2H2 प्लस इसी को ही अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बनेगा, O2, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2H2O। नाउ यू कैन चेक हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 4, यहां भी कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 2, यहां भी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने जाते हैं, आप बेसिक फॉर्मूला में उसकी सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर्मूला जो आपको गिवन है उसके बीच में कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करेंगे। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में आती है तो आप उसे क्या करेंगे, होल नंबर्स में कन्वर्ट बिल्कुल से करेंगे, देन दैट आंसर विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। सो हम कर क्या सकते हैं, तो हम जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करें, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनके आगे कोफिशिएंट लगा सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था, एल्यूमिनियम नाइट्रेट के आगे 5 लगा दे, तो हमें अलाउड क्या है, हमें अलाउड है इनके आगे कोफिशिएंट्स को लगाना, एंड दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हम हिट एंड ट्रायल या इंस्पेक्शन मेथड को भी यूज नहीं कर रहे, हम सीधा सा मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ अलजेब्रिक मेथड, और इससे आंसर बहुत जल्दी निकलती है और फास्टेस्ट आती है। किस तरह से आएगी, चलिए देखते हैं। जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी जाती है, अगर वर्ड में दी है तो बढ़िया, अगर वर्ड में दी है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप उसे सिंबल इक्वेशन में। और अगर आपको सिंबल इक्वेशन दी है तो वेल एंड गुड। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। अब ध्यान रखें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से क्या बनेगा, NH3 बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो इनके आगे कोफिशिएंट लगा दो। यहां पे A कोफिशिएंट आप मर्जी से मान लीजिए A, B, और इसको मैं मान लेता हूं कितना, C। अब आप इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। तो पहले मैं रिलेशन किसके लिए एस्टेब्लिश कर रहा हूं, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन अगर यहां पे देखें रिएक्टेंट साइड में कितना आ रहा है, 2 टाइम्स है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, A। तो टोटल नाइट्रोजन के एटम्स कितने, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, बेसिकली एटम्स की कैलकुलेशन लिख रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ A। अब ये किसके इक्वल होगा, 1 टाइम ऑफ C के इक्वल होगा, या मैं सीधा सा इसको क्या लिख दूं, C लिख दूं। फिर से देखिए, जब आप अलजेब्रिक मेथड में जाते हैं तो आप एटम को LHS और RHS में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहां पे आप देखें कितने एटम्स थे नाइट्रोजन के, 2 एटम्स थे, इसका कोफिशिएंट कितना माना हमने, A, तो 2A किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, B।
और कितने एटम्स है 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ बी लिख सकता हूं, जो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ सी के। ये हमने रिलेशन बना लिया। तो जैसे ही आप रिलेशन बना लेते हैं, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कितना रख लें 1, किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू को कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। मैं अगर यहां पे मान लूं लेट a इज इक्वल टू 1, तो जैसे ही मैं a को 1 मानता हूं, c की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये देखिए a सॉल्व हो गया और c भी सॉल्व हो गया। अब मैं यहां पे अगर c की वैल्यू रख दूं, c की वैल्यू कितनी है 2, तो नेक्स्ट इक्वेशन में आप c की वैल्यू रखें। जैसे ही आप c की वैल्यू 2 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2b इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने a, b और c तीनों को सॉल्व कर लिया, वैल्यू को वापस प्लग कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी N2 प्लस b की जगह क्या लिख दें 3H2 गिव्स c की जगह क्या हो जाएगा हमारे लिए 2NH3। अब आप इस इक्वेशन को चेक कर लो, यहां पे 2 नाइट्रोजन, यहां भी कितने नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 6, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब आप एल्जेब्रिक मेथड को यूज करते हैं तो आप पहले उनमें कोफिशिएंट लगाएंगे, जितने रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो आप कोफिशिएंट सबके आगे लगाएं, फिर अलग अलग एटम्स लिख लीजिए और उन एटम का रिलेशन LHS और RHS में एस्टेब्लिश करें। फिर किसी भी एक वेरिएबल की, यूजुअली हम A को 1 मान लेते हैं, आप चाहे तो C को 1 माने, B को 1 माने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 मानने से, किसी को भी एक वैल्यू को 1 मानने से आपके सारे वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे और उन वेरिएबल को आप वापस क्या करें इक्वेशन में लिख दें। सो गाइस चलिए मूव करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड विद द बैलेंसिंग। करते हैं कुछ केमिकल इक्वेशन को, और पहली इक्वेशन दे रखी है आयरन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। अब आयरन इसमें कौन सा है +3 वाला है। अब चलिए यहां पे बात करें तो पहले आप क्या करें कोफिशिएंट लगाएंगे, इसका कोफिशिएंट A, दूसरे का कोफिशिएंट B, चलते जाएं, लगाए तीसरे का कोफिशिएंट। अब आप यहां पे चेक करो पहले एटम कौन सा है Fe के बाद कौन सा एटम है ऑक्सीजन, या थोड़ा यहां नीचे लिख देता हूं यार, पहले कौन सा है Fe और Fe के बाद कौन सा आइटम है हमारे पास में ऑक्सीजन। अब Fe के यहाँ टोटल आइटम्स कितने हैं 1 और मल्टीप्लाई किससे होगा A से, तो मैं इसको लिख सकता हूं A इक्वल टू RHS में Fe के कितने एटम है 2, किससे मल्टीप्लाई होगा C से, तो A इज इक्वल्स टू 2C, तो Fe का रिलेशन कितना है A इक्वल टू 2C। अब ऑक्सीजन की बात करें तो LHS में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, किससे मल्टीप्लाई होगा B से, तो 2B इक्वल करेगा किसको RHS में ऑक्सीजन के एटम्स है दैट इज 3 इंटू C, तो 3 एटम मल्टीप्लाई किससे हो गए C से। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सीधा सा करना है, लेट A इक्वल टू 1। अब जरूरी नहीं आप A को माने, आपकी A B C किसी को भी 1 माने, स्टिल यू विल हैव द सेम रिलेशन। तो जैसे आप बोले A इक्वल टू 1, तो यहां पे A की वैल्यू को 1 रखें तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, तो व्हेन A इज इक्वल टू 1 C बिकम्स व्हाट हाफ। अब यहां पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन में मुझे किसको सॉल्व करना है B को सॉल्व करना है, और B का किसके साथ रिलेशन है C में, C की वैल्यू को प्लग कर दो, कितना हो जाएगा 2B किसके इक्वल हो जाएगा 3/2, तो हम यहां पे बोल सकते हैं 2B इक्वल टू 3 इंटू 1/2, C की जगह हमने प्लेस किया। अब B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये क्रॉस होके नीचे आएगा तो B किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे इन वैल्यूज को प्लग करें तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हो जाएगी Fe प्लस B की जगह पे कितना आएगा 3/4 O2 गिव्स, C की जगह हमें कितना लिखना है 1/2 Fe2O3। अब देखिए इक्वेशन किस में आ गई फ्रैक्शन में, और ये हमने पहले ही बोला है कि फ्रैक्शन वाली इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है होल नंबर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे कितने हमारे पास में नंबर्स दिख रहे हैं 2 तरह के, तो इनका क्या कर ले LCM ले, 4 और 2, इसमें हायर नंबर कौन सा होगा 4। अब यहां से आप 4 को सब जगह मल्टीप्लाई कराए तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Fe प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 कितना हो जाएगा 4 to 4 कैंसिल, कितना बचेगा 3O2। और आगे जाए 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3। अब अगर आप यहां पे एटम्स को चेक करें, यहां पे Fe कितना है 4 टाइम्स, यहां भी Fe कितना है 4 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना है 6 एटम्स है, यहां भी कितनी बार है 6 एटम्स है। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट पहले A, इसका कोफिशिएंट B, इसका कोफिशिएंट C और इसका कोफिशिएंट कितना होगा D। एटम्स पहले लिख ले, कौन कौन से एटम है हमारे पास में कार्बन, दूसरा एटम कौन सा हमारे पास में हाइड्रोजन,
उसके बाद कौन है हमारे पास, ऑक्सीजन, और कोई भी एटम नहीं है। अब यहां पे हम लोग अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो देखिए कार्बन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए, किसके इक्वल होगा, यहां पे कार्बन कितनी जगह आ रहा है, एक जगह पे, और वो भी कितना है, एक एटम, किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, तो 2a इक्वल टू किसके, सी के इक्वल। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पे आप चेक करो हाइड्रोजन कितना है, 6, और किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, तो 6 टाइम्स ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 एटम डी से हो गया मल्टीप्लाई। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो अब देखो ऑक्सीजन यहां पे, अब आपको थोड़ा सा इसमें और आइडिया मिलेगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, बी, और किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 टाइम्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ सी, 2 बार 2 एटम्स यहां पे किससे मल्टीप्लाई, सी से, तो 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस डी में भी तो पढ़ा है, तो 1 टाइम ऑफ डी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू 2c प्लस डी। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। अब करना क्या है, अब अपना यूजुअल मेथड लगाना है, और हमारा यूजुअल मेथड क्या है, हम a को कितना मान लें, 1। आप चाहे तो किसी भी वेरिएबल को 1 मान सकते हैं, बट इन जनरल हम a को ही क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही आप लेट करोगे, लेट a इज इक्वल टू दी 1, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां से आपने जैसे a को 1 माना, c की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहां पे आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। अब आगे चले, हमारे पास a है, c है और d है, कौन नहीं है, b नहीं है, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू को प्लग करो, 2b किसके इक्वल होगा, c की वैल्यू कितनी है, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, तो मैं पूरा एक बार लिख ही देता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3, तो b की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7/2, तो यहां से हम बोल सकते हैं b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 7/2। अब आपको पता है कि यहां पे आप सारी वैल्यू को प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद में यहां पे फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, हाफ, मतलब 2 आ रहा है, 7/2, 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 7 × हाफ, तो इसका जो 2 है वो हर कोफिशिएंट के साथ क्या होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए इक्वेशन को, कोफिशिएंट इसका a, ये b, इसका कोफिशिएंट c और इसका कोफिशिएंट d। अब हमें करना क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो पहले लिखे एटम, Fe एक एटम आ रहा है, एक आ रहा है सल्फर, और आ रहा है कौन, क्लोरीन। अब अगर हम यहां से देखें तो Fe किससे मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई होगा, और सिंगल एटम है तो Fe के लिए 1 × a गिव्स a, यहां पे कितना हो जाएगा, c। अब नेक्स्ट की बात करें सल्फर, तो सल्फर के लिए कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ a, और 2 टाइम्स ऑफ a किसके इक्वल होगा हमारे लिए, 2 टाइम्स ऑफ d के इक्वल होगा। तो यहां से तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा, d के। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ b, जो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ c प्लस 2 टाइम्स ऑफ d के इक्वल होगा। तो पहले हमने ABCD कोफिशिएंट लगाने, कोफिशिएंट लगाने के बाद में एटम्स लिख के उनका क्या बैठाना है, रिलेशन बिठाना है, फिर a को क्या करें, 1 माने, तो लेट a इक्वल टू 1। जैसे ही आप a को 1 मानोगे तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और a को यहां 1 कर दूं तो d भी कितना हो जाएगा मेरे लिए, 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में a है, c है और d है, किसको सॉल्व करना है, b को, तो ये इक्वेशन उठाए, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो 3 × 1 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा, 5, और यहां से 2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। अब आप क्या करें, वैल्यू प्लेस करें, तो देखें ये कितना होगा, FeS2 प्लस b की जगह कितना लगा देंगे, 5/2 Cl2 गिव्स FeCl3, 1 टाइम है ये सारे तो, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1s2Cl2। अब ये जो 2 आया है इसको सब जगह पे क्या करें, मल्टीप्लाई करा है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2। चलिए एटम चेक कर लेते हैं, Fe कितना है, 2 टाइम्स, यहां भी Fe कितना है, 2 टाइम्स। सल्फर की बात करें तो 2 2 जा 4, यहां पे भी सल्फर 2 2 जा 4। क्लोरीन की बात करो कितना आ रहा है, 10, तो यहां से कितना आया, 3 2 जा 6, और यहां से कितना आ गया 4 4 6 कितना हो जाएगा, 10। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। एज देयर वाज अ लेस स्पेस सो आई हैव रिटन डाउन द इक्वेशन सेपरेटली। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला काम कोफिशिएंट लगाएं, a, इसके लिए b, इसके लिए c,
इसके लिए D और इसके लिए E। अब हमें क्या करना है, अलग अलग एटम्स लिखने हैं। पहले देखें एटम कौन है, Na, फिर कौन है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन आ रहा है फॉस्फोरस, फिर आगे चेक कर ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखें किसके रिलेशन, एटम्स के रिलेशन LHS और RHS में। तो यहां देखिए सोडियम कितना है 1 टाइम और इनटू A, तो ये किसके इक्वल होगा A। यहां पे चेक करें D मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो गया D। ऑक्सीजन का अगर रिलेशन देखोगे तो यहां ऑक्सीजन यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो हम इसको देखें 1 टाइम्स ऑफ A प्लस यहां पे क्या कर देंगे 1 टाइम ऑफ C, किसके इक्वल होगा, यहां से चेक करो ऑक्सीजन कितना है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ D। ये एक रिलेशन हमारे पास में आया। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो यहां से देखें हाइड्रोजन का एटम 1 मल्टीप्लाइड बाई A, हाइड्रोजन के एटम 2 मल्टीप्लाइड बाई C, तो A प्लस 2C किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई D, तो 2D प्लस साथ में कौन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ E। अब अगर हम इसके आगे की बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में चेक करो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई A, सॉरी 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई B, किसको इक्वेट करने वाला है 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाई D प्लस यहां पे भी फास्फोरस है मल्टीप्लाइड बाई E। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए अब इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुके, अब क्या करें, किसी भी एक वेरिएबल को 1 माने, तो यहां पे हम फिर से कंसीडर कर रहे हैं लेट A इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप A को 1 रखोगे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि A और D क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो A को 1 माना, D भी कितना हो गया 1। अब देखो A है और D है तो C को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे 1, ये हो गया 2, 2 माइनस 1, 1 वहां पे जाएगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो C की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास में 1। अब देखो A है, C है, D है और E है, तो E मुझे पता नहीं है, A, C और D तो मुझे पता है, तीनों की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ये 2 क्रॉस कर सॉरी इधर लेके आओगे तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब यहां से चेक करो 4B किसके इक्वल है D प्लस E के इक्वल है, मुझे पता है D की वैल्यू कितनी है 1 और E की वैल्यू कितनी है 1/3। फिर से चेक कर लेना 4B किसके इक्वल है 1 टाइम ऑफ D प्लस 1 टाइम ऑफ E। अब जैसे ही यहां पे आप D और E की वैल्यू रखोगे, किसको सॉल्व कर सकते हो B को सॉल्व कर सकते हो, तो हम यहां पे रखें 4B किसके इक्वल, D की वैल्यू है 1 प्लस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए 1/3। अगर इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 4/3, तो 4B किसके इक्वल हुआ 4/3 या B किसके इक्वल हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या होगा कैंसिल, तो यहां से हम बोल सकते हैं B की वैल्यू भी कितनी है 1/3। इक्वेशन में वैल्यू अगर प्लेस करें तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे लिए NaOH प्लस B की जगह कितना आ रहा है 1/3, तो इसको लिख देंगे 1/3 P4 प्लस C की जगह पे 1 है तो इसको रखें H2O गिव्स D टाइम्स, तो D की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 1, NaH2 PO2 प्लस E की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ PH3। 3 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा दें, 3 यहां मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये कोफिशिएंट इसका हट जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 3, ये गया। अब आप यहां पे चेक करो Na कितना आ रहा है 1, यहां भी Na कितना है 1। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 टाइम्स यहां पे और 3 टाइम्स यहां पे कितना हुआ 6 टाइम, ये कितना हो गया 3 2 6 बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें 3 हाइड्रोजन यहां पे 6 यहां पे 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और यहां पे चेक करो 3 2 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। फास्फोरस की बात करें 4 आना चाहिए, यहां पे 3 फास्फोरस प्लस 1 कितना हो गया 4। आई होप up to this part is clear to you. So guys keep on practicing, this is one of the easiest way, and guys अगर आपको चैनल की कंटेंट पसंद आती है please do share with all of your friends and keep on supporting because it is the only motivation for all of us who are working at the YouTube. So guys meet you in the next lecture, see ya, bye bye.